नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास 7 की NCERT बुक है, जो कि ऑल कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसको भी अपनी बेस को मजबूत करना है तो प्लीज़ वो ज़रूर इस बुक को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चलिए, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है दोस्तों, उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलने वाला है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है, इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जोड़ा करते हैं आगे। कभी कभी हम इन असीमताओं को मानकर चलते हैं कि सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। ठीक है, आगे, वे समय के साथ साथ बदली है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ठीक है, ये निरंतर दोस्तों परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, चेंजिंग होती रहती है। आगे, ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, तमिल और उड़िया। अब हम लोग देखेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए इसको देखते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच अनंतः संबंध के उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। ठीक है, केरल में कौन सा भाषा, मलयालम भाषा बोली जाती थी, केरल वाले साइड का। ठीक है, आगे, शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में ये फिगर देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये दोस्तों जो है मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। ठीक है, अपने अभिलेखों में किया। आगे, वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं में भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। ठीक है, संस्कृत की क्या है दोस्तों, ऋणी है। ठीक है, यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, याद रखिएगा ग्रंथ का नाम, ये 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों हीरा और मूंगा। ठीक है, प्रवालम मतलब दोस्तों यहाँ मूंगा होता है और मणि मतलब आप लोगों को पता है हीरा होता है। ठीक,
आगे, यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक, आगे बढ़े। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय को भी हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है दोस्तों पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों दुनिया का मालिक, यानी भगवान विष्णु, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, विष्णु भगवान, हमारे लॉर्ड विष्णु भगवान है ना, उनका पर्यायवाची है। आगे, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, आगे है 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ठीक है, याद रखिएगा जो जगन्नाथ मंदिर है तो उसको किसने, गंग वंश के एक शासक थे अनंतवर्मन। ठीक है, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। आगे, उसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, स्वयं जगन्नाथ को क्या किया था, प्रतिनियुक्त घोषित किया था। ठीक है, आगे दोस्तों, ये है दोस्तों, ये देखिए फिगर, इसको ध्यान से देखिए। ये दोस्तों आपका बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां हैं। ठीक है, ये तीनों लोग हैं और तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा से है। ठीक है, ये उड़ीसा की है। कितना भव्य है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये मंदिर है दोस्तों जगन्नाथ का, ये हमारा जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जो कि उड़ीसा में है, बहुत ही फेमस है। अगर आप लोग हो सके तो यहाँ ज़रूर जाइए, अनुभूति होगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर का मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर है और खजाना तो बहुत है यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत चढ़ावा चढ़ता है। आगे देख लेते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। आइए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक नज़र। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, राजपूताना वंश राजस्थान का है। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति प्रदान की, आगे ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन था। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। पृथ्वीराज चौहान, याद है ना, उनकी स्टोरी भी थी। आगे, ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। ठीक है, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्षमा करिएगा दोस्तों, मगर पीठ नहीं दिखाई मतलब वो लोग लड़कर मर जाते थे बहादुरी से, लेकिन वो लोग भागते नहीं थे। आगे, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी
उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि अब राजस्थान पे कुछ बात आया था तो मेरे माइंड में जो है जो भी उसकी स्टोरी वगैरह रहती है तो वो भी घूमने लगती है। जैसे कि इसमें अभी सती प्रथा का जिक्र हुआ था ना, तो वहाँ पे एक और परंपरा चल रहा था दोस्तों, जैसे जोहर कहा जाता था। जोहर का मतलब ये होता था कि अगर कोई भी मतलब राजा वगैरह अगर वो हार जाता था किसी से, ठीक है, अपने शत्रु से हार जाता था विदेशी आक्रमणों से, तो क्या करती थी, जो रानियाँ होती थी वो एक कुंड टाइप का होता था, उसमें आग जलाकर वो लोग क्या होती थी, जौहर कर लेती थी, अपने आप को उसमें झोंक लेती थी इस प्रकार से। ठीक है, ताकि वो लोग पवित्र भी रहे और भाई उनके पति नहीं रहे तो अब वो लोग रह के क्या करेंगे, उनका ये तर्क था। ठीक है, हालांकि अब ये सब सिस्टम बंद हो गया और अच्छा भी हुआ दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से पूरे कथक नृत्य की कहानी। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग आगे ऊपर देख लेते हैं, कुछ हम लोगों का छूटा है दोस्तों। ये है दोस्तों हमारे फिगर नंबर 4 में, ध्यान से देखिए, बीकानेर के राजकुमार राज सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ मानचित्र छूटा था भारत का, इसको ध्यान से देखते हैं। वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है वो ये क्षेत्र है दोस्तों, देख लीजिए। राजस्थान का बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये सब उस समय का फेमस। मेवाड़, आपका मेवाड़ रतन सिंह थे। मेवाड़ के साथ साथ आप लोग एक मूवी भी बना था इस पर, पद्मावती, उसमें जौहर वाला पोर्शन भी दिया गया है, सीन दिखाया गया है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो एक झलक शॉर्ट में जौहर वाला आप लोग अगर डालेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, आप लोग सीन देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए अपना केरल का क्षेत्र है जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, केरल में। ठीक है, इधर उड़ीसा का भुवनेश्वर, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है ना, यहाँ पे लोकेशन में दिया गया है। आपका पश्चिम बंगाल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ठीक, जो मेन जगह है उसको दिया गया है, इंगित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहाँ हम लोग, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, ये हम लोगों को पढ़ना था। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत, एक सेकंड दोस्तों, क्षमा करिएगा दोस्तों, बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा था, इस वजह से रोकना पड़ता है, कोई नहीं। हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। आगे है 15वीं और तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान, आगे देख लेते हैं, राजस्थान के राजदरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला
के रूप में उभरा। 1850 से 1875 ईस्वी के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, केवल राजस्थान में ही नहीं, उत्तर भारत में ही नहीं, उत्तर भारत के राजस्थान में, आपका पंजाब में, बिहार में, ये सब जगह ये क्या हो गया, फैलने लगा ये नृत्य। आगे इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा धुत्र पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। मतलब उसको रोचक बनाने के लिए उसमें और चीज़ समावेश किया जाने लगा। ठीक है, आगे अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणितज्ञों द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में उसको जोड़ लिया गया आज़ादी के पश्चात। शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं दोस्तों क्या है, आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। उससे पहले अगर हमारा ऊपर कुछ छूटा है तो उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। ये है दोस्तों हमारा, ये है, ये बस फिगर ये है, देखना फिगर नंबर 5 दोस्तों। ये नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है। जैसे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से हैं जिनको माना जाता है, तो आइए देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु की है, कथकली भी बोल सकते हैं, केरल की है दोस्तों। ओडिसी जो कि उड़ीसा की है। कुचिपुड़ी दोस्तों हमारी आंध्र प्रदेश की है। मणिपुरी दोस्तों हमारी मणिपुर की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। ये इसको ध्यान से देखिए, ये दोस्तों एक फिगर है, इसको देखिए कितना बढ़िया से नृत्य है। ये दोस्तों हमारा कथक है, नृत्यांगनाएँ हैं, कथक नृत्यांगनाएँ। एक दरबारी चित्र है ये। ठीक है, वो नृत्य करते हुए प्रदर्शित कर रही है अपने आप को। आगे देखते हैं हम लोग। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपराएं। चलिए, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों। लघु चित्रों की परंपरा। आगे लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर
चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों जैसे बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखे जा सकते हैं आगे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर गए, उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबार के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। आगे है, इसके साथ साथ हमारा मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग एक फिगर देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये फिगर देखिए, चित्र, ये दोस्तों शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, मुगल दरबार, मुगल का चित्र है, मुगलों द्वारा बनाया गया एक लघु चित्र है दोस्तों। ये देख रहे हैं अकबर आराम कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पे शिकार के दौरान, ये एक सेकेंड, हाँ, शिकार के दौरान आराम कर रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे आपको तेंदुआ वगैरह दिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये भी एक फिगर है दोस्तों। ये दोस्तों होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको ताकि स्पष्ट दिखे। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे हम बसोहली शैली कहा जाता है। ठीक है, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी दोस्तों भानुदत्त की रसमंजरी। याद रखिएगा, भानुदत्त की रसमंजरी। तो आप एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि रसमंजरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो भानुदत्त, याद रखिएगा। आगे 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक है, उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत जो था वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांगड़ा शैली की विशेषता थी। आगे स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बंगाल नज़दीक से एक नज़र इसको देख लेते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्षमा करिएगा क्या हो गया। उससे पहले दोस्तों ऊपर हम लोग देख लेते हैं कहीं हम लोगों का कुछ छूटा तो नहीं है। ये है दोस्तों हमारा एक फिगर। इससे पहले एक ये फिगर हम लोगों ने पढ़ लिया था, होली वाला। ये है हमारा फिगर नंबर 9। कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ हैं। ये दोनों देखिए सखियाँ हैं और ये कृष्ण भगवान है हमारे। ठीक है, पहाड़ी लघु चित्र है ये कांगड़ा का, कांगड़ा शैली की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। आइए हम लोग इसको भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं।
इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ठीक है, ये भी एक सोचने वाली बात है। आगे ये दोस्तों देखिए, सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, ये देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध जो कि दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। बढ़ा होगा, संस्कृत का प्रभाव जो है बढ़ा होगा, क्योंकि भाई वाणिज्यिक संबंध होगा तो लोग आपस में बातचीत करेंगे, वो उसके भाषा को सीखेगा और वो उसके भाषा को सीखेगा, तो भाई बढ़ावा तो होगा ही ना। आगे चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग भी बोल सकते हैं इसको, इसमें हुनसांग लिखा है दोस्तों, हेनसांग होगा। हेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृति से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। आगे देखते हैं। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ठीक है, आगे 1586 ईस्वी में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया यानी बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। ठीक है, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की ओर अवस्थाओं से गुजरती है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। आगे आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। आगे बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, इसका शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ हैं आदि शामिल है। ठीक है, चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि में शामिल है। आगे दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, पहली श्रेणी में क्या था? मंगल काव्य, भक्ति साहित्य, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के जो नेता थे श्री चैतन्य देव, उनकी जीवनियाँ, ठीक है, चैतन्य देव की जीवनियाँ हैं शामिल है। और दूसरी श्रेणी में दोस्तों आपको मैनामती, गोपीचंद के गीत मिलेंगे, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ मिलेंगी, परी कथाएँ मिलेंगी, लोक कथाएँ मिलेंगी और गाथा गीत मिलेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर, इन्हें देखते हैं। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं
के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिसकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। आगे, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई जाती हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। ठीक है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में किया गया था। दूसरी श्रेणी की कृतियां जो हैं मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे पीर और मंदिर। पीर फारसी शब्द का है जिसका अर्थ दोस्तों होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, पीर उसको ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिए। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। ठीक है, हालांकि दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल बहुत होता है। ठीक है, धान की खेती बहुत होती है। आगे देखते हैं। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। आगे, प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, आगे, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। एक सेकंड दोस्तों, आगे देखते हैं। जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। समाप्त हो गया। आगे हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू कंसारी, जो कि घंटा धातु के कारीगर थे, आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। ठीक है, घोषणा कर दी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड। आगे, घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छज्जर वाली झोपड़ियों में पूजा करते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता
प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थापित की जाने लगी। आगे दोस्तों, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली या चौसाला चार छतों वाली होती थी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में आपको हमारा जो ये कोलकाता में आपका काली घाट का मंदिर है, और आपको काली घाट का मंदिर के साथ साथ एक कोलकाता क्या पूरे भारत का सबसे बड़ा काली जी का मंदिर, सबसे प्रसिद्ध भी मंदिर है आपका दक्षिणेश्वर काली, वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थीं। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। ठीक है, उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। ठीक है, वेल डेवलप्ड हो गई थी। आगे दोस्तों, मछली भोजन के रूप में, इससे पहले हम लोग ऊपर जो छूटा है फिगर उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पीर तक। ये हम लोगों का दोस्तों जीववाद या मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। ठीक है, आगे है हमारा चित्र 11 और चित्र 12। ये है दोस्तों, बाएं साइड में 11 फिगर है, एक एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी है, ये हमारा फिगर इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये फिगर है दोस्तों। और एक हमारा दाएं ओर है जो कि आपका एक चौचाला मंदिर, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारा फिगर नंबर 13। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर का है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, स्पष्ट आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग अब पढ़ेंगे मछली भोजन के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली भोजन के रूप में ये पॉइंट है, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे वीडियो। चलिए, परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, बंगाल की बात हो और मछली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे, बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, अधिक मात्रा में होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को शामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। आगे है बृहधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। देख रहे हैं दोस्तों, क्या बात है। आगे ये है दोस्तों, ऊपर हम लोगों का एक फिगर है, उसको कंप्लीट कर लेंगे इस फिगर के साथ ही। फिगर को देखिए ध्यानपूर्वक, आप लोग फिगर के देखिए फिर डिस्क्राइब करते हैं। ये दोस्तों एक लेडी हैं जो कि आपको मछली बना रही हैं। ठीक है, यही फिगर है। एक घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विलाक्षमी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आरामबाग, ये फिगर है दोस्तों, वहाँ से फिगर लिया गया है विलाक्षमी मंदिर से। ठीक है, आगे तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको 1.5x पे करके देख लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको और कम समय लगे।
लेकिन क्या करें, 2 वीडियो में पॉसिबल ही नहीं था, इस वजह से एक ही वीडियो में बनाना पड़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, को पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।